तो कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द आर्ट टर्न में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्ट्रक्चर ए, जो आपके डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के 4th सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। दोस्तों, इस सब्जेक्ट की हम सीरीज़ से लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ए में लेसन नंबर 1 जो है या यूनिट कह सकते हैं आप, नमन आघूर्ण एवं कर्तन बल। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि नमन आघूर्ण बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। बेंडिंग मोमेंट, अगर आपसे इनको अलग अलग शब्दों में हम करें तो बेंडिंग और मूवमेंट मतलब बेंड करने पे जो मूवमेंट हो रहा है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ें या इसकी डेफिनेशन को पढ़ें, यदि किसी छड़ पर अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत कोई भार लगाया जाता है तो छड़ की अनुप्रस्थ काट पर इन भारों के कारण एक कर्तन बल कार्य करता है तथा छड़ में नमन आ जाता है। यह नमन उस छड़ में लग रहे भारों तथा उनके घर्षण के कारण होता है। इसे ही नमन आघूर्ण कहते हैं। मतलब कि अगर कोई भी हमारी बीम है, बीम के दोनों कोनों हमारे फिक्स हैं और बीचों बीच में अगर बल पड़ रहा है तो वो एक कर्व ले लेती है, मतलब बीच से बेंड हो जाती है। तो उनके कोनों पे जो बल लगेगा उसे हम कर्तन बल कहते हैं। और कर्तन बल और ये कर्तन बल लगना और हमारी धरण का बेंड हो जाना, तो ये पूरा प्रक्रिया हमारी नमन आघूर्ण कहलाती है। तो दोस्तों, जैसे कि समझ पा रहे होंगे फिगर से, ये हमारी जो है ये धरण है, मतलब कि बीम, ओके। और ये हमारी है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये भी हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी, जिसे बोलते हैं उदासीन अक्ष, ठीक है। हमारी सबसे पहला जो बीम थी वो इस तरीके से थी, इसके ऊपर भार पड़ा तो ये इस तरीके से बेंड हो गई। तो इसके जो कोने हैं इन पे एक बल कार्य करेगा। जब ये बेंड होगी उन बल को हम कर्तन बल कहते हैं। और ये बेंड हो गई तो मोमेंट और आपका बेंड, ये एक प्रकार से नमन आघूर्ण कहलाता है। अब बात करते हैं धरण। धरण पे किस तरीके से क्या नमन आघूर्ण कार्य करता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। धरण एक समान काट वाली छड़ है जिसे साधारणतः अवलंबित कर प्रयोग किया जाता है। यह एक से अधिक टेकों पर टिकी होती है। इनका प्रयोग सीमित लंबाई में किया जाता है, जैसे मकानों की छत, मशीनों के आधार, ढांचों इत्यादि में। तो इस फिगर को तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं धरणों के प्रकार, ठीक है। धरणों के प्रकार जो हैं, एक टेक के आधार पर होता है जिसे बोलते हैं आधार या बेस, ठीक है। और एक सिंपल से बीम स्ट्रक्चर के आधार पे होते हैं। तो हम आधार पर इनको निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले नंबर पे एक है शुद्धालंबी तथा सरल धरण। सरल अथवा स्वतंत्र आधार सरल टेक की स्थिति में धरण को दो दीवारों या अन्य स्तंभों की ऊपरी रहित चपटी सतह पर सहारा दिया जाता है, मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये हमारी दीवार है और इसके ऊपर ही हमारी बीम पड़ी हुई है। तो मतलब एक प्रकार से इधर भी दीवार, इधर भी दीवार। यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो वॉल लिख सकते हैं, वॉल या कॉलम, ठीक है, वॉल या कॉलम। और ये साधारण टेक कहलाती है। अब बात करते हैं रोलर आधार। रोलर टेक की स्थिति में धरण को एक समतल सतह या उस रखे रोलर से सहारा दिया जाता है। यह टेक घूर्णन अक्ष की दिशा में बलों की वहन करती है। इस टेक की प्रक्रिया को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर घटकों में बांटा जा सकता है। रोलर आधार मतलब अगर हम इनको समझें तो जो भी आप ओवरब्रिज वगैरह जो होता है, आप वहाँ पे जाइए और
ओवरब्रिज हो गया या फिर आपका नदी के पुल वगैरह हो गया, वहाँ पे आप खड़े हो जाइए, अपनी गाड़ी लेके जाइए और खड़े हो जाइए, और वहाँ से जो भी आपकी गाड़ी गुजरेगी तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत तेज़ हिल रहा है। जो हमारा होता है ब्रिज वो बहुत तेज़ हिलेगा, ऐसा लगेगा कि हिल क्यों रहा है। तो वहाँ पर हम रोलर आधार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये कोई स्ट्रक्चर हो गया, ये कोई स्ट्रक्चर है, बीम कॉलम स्लैब आप कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई भी स्ट्रक्चर ले मान सकते हैं आप। ये आपका रोलर के आधार पे भी हो सकता है, पिन के आधार पे भी हो सकता है और लोड के आधार पर भी हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, कब्जेदार अथवा पिन टेक। कब्जेदार अथवा पिन टेक मतलब बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है। कब्जेदार टेक एक कब्जे की तरह होती है। यह टेक किसी भी दिशा में बल की वहन कर सकती है। इस टेक की प्रतिक्रिया को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे रोलर था, यहाँ पे पिन हो गया। ये फिक्स होती है, ये भी फिक्स ही होती है, सेम वर्क होता है इनका। अब बात करते हैं नंबर 4 पे, आबद्ध टेक। यदि धरन के एक सिरे को दीवार या स्तंभ में किया जाए या फिक्स किया जाए तो सिरों की टेकों को आबद्ध टेक कहते हैं। मतलब कि ये जो है हमारा वॉल मान लेते हैं और ये जो हमारी है बीम, मतलब एक कैंटिलीवर टाइप में इसको हम मान सकते हैं। तो ये आबद्ध टेक कहलाता है। एक तरफ हमारा बीम या कॉलम या वॉल हो सकता है, तो उसके बाहर टाइप की तरफ कैंटिलीवर टाइप में धरन, तो इसको हम आबद्ध टेक बोल सकते हैं। मतलब कि आधार के फिक्स्ड बेस बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, धरणों के प्रकार, आधार के आधार पर जो उनके बेस किस तरीके से हो सकते हैं। अब बात करते हैं उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। धरण जो भी होती हैं वो शुद्धालंबित या सरल धरण, जो सिंपल सा कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर सिंपल सा रखी होती हैं, फिक्स नहीं होती हैं। कैंटिलीवर धरण एक साइड से फिक्स होती है और एक साइड से लटकी हुई होती है। ये खासकर बालकनी वगैरह में यूज की जाती है। और ये शुद्धालंबित या सरल धरण सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली धरण है। आपके घर में जो बीम होगी वो आपके यहाँ सरल धरण ही मैक्सिमम पड़ी होगी। बद्ध धरण मतलब ये दोनों साइड से फिक्स होती है। अगर आजकल मॉडर्न तरीके से जितने भी हैवी लोड स्ट्रक्चर बिल्डिंग तैयार की जाती हैं वहाँ पे बद्ध धरण मतलब फिक्स बीम ही यूज की जा रही हैं। प्रालंबी धरण मतलब कि एक साइड यहाँ पे फिक्स और एक साइड में लटकी हुई। मतलब कि अगर हम सिंपल सा इसका फिगर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी बेस और ये एक साइड में कैंटिलीवर, मतलब एक फिक्स, दो जगह फिक्स और एक जगह कैंटिलीवर, इसे बोलते हैं प्रालंबी धरण। अब बात करते हैं सतत धरण। सतत धरण जो होती है वो दो से अधिक बेस पर टिकी होती है और इसका जो स्पैन होता है मतलब लोड कैरिंग, जैसे कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, इसके बीच में जो स्पैन होता है इसका कि बीच में जो दूरी होगी वो सबसे ज़्यादा सतत धरण की होती है। कि दोस्तों यह क्षैतिज, अगर कोई भी बिल्डिंग क्षैतिज दिशा में बहुत दूर तक जा रही है तो वहाँ पे हम सतत धरण का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे कर्तन बल की। कर्तन बल होता क्या है? सबसे पहले कर्तन बल और नमन आघूर्ण आपका सेम ही होता है, बस उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि धरण की काट के दाईं ओर या बाईं ओर लग रहे ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग, मतलब धरण की काट के दाईं ओर या बाईं ओर लग रहे ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग कर्तन बल कहलाता है। काट पर ऊपर की ओर लगने वाला बल धनात्मक और नीचे की ओर लगने वाला बल ऋणात्मक या नेगेटिव होगा। अब इसको समझते हैं ये इस लैंग्वेज ने क्या कहा। जैसे कि एक पेन है, इसको हम बीम मान लेते हैं, तो इसको अगर हम दोनों तरफ तोड़ेंगे ना, तो देखो ये तोड़ रहे हैं, तो ये वाली उंगली ऊपर की ओर और ये वाली उंगली नीचे की ओर पर लगा रही है। अगर हम दोनों को तो देखें तो ये जो उंगली दो हैं, ये दो उंगली हैं,
ये ऊपर की ओर, मतलब कि ये पेन हमारा हो गया, ठीक है, छोटी उंगली यहाँ पर और 2 अंगूठे यहाँ पर और 1 उंगली यहाँ पर, ठीक। अब इसको देखना, यहाँ पर हम इस तरीके से बल लगा रहे हैं, इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो 2 उंगली होंगी, ये 2 उंगली होंगी है ना, ये आपका इस तरीके से बल लगाएंगे दोनों, मतलब ऊपर नीचे की ओर। अब ये जो 2 अंगूठे हैं ये आपके ऊपर की ओर बल लगाएंगे, मतलब ये जो 2 अंगूठे हैं ये आपके ऊपर की ओर बल लगाएंगे। तो मतलब क्या कहना हो गया इसका, ऊपर की ओर लगने वाला बल धनात्मक, मतलब ये जो अंगूठे वाला बल होगा ये आपका होगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो नीचे 2 उंगली लग रही हैं, ये जो प्रेशर लगा रही हैं ये 2 उंगली, तो इनका बल होगा नेगेटिव, और इन्हीं का बीजगणितीय योग हो जाएगा हमारा कर्तन बल के बराबर। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं नमन आघूर्ण की। नमन आघूर्ण तो पहले ही कह चुके हैं, लेकिन अब इसमें एक थ्योरिकल चीज़ें आ जाती हैं कि नमन आघूर्ण और कर्तन बल, वो तो फिलहाल सिंपल सा लैंग्वेज हमने यूज़ किया था, लेकिन अब इसमें यूज़ करेंगे कि कैसे क्या ये वर्क करता है, इसमें नेगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट किस तरीके से होता है, इसको पढ़ते हैं। धरन के दाईं ओर या बाईं ओर लग रहे बलों के आघूर्णों का किसी बिंदु के परिता बीजगणितीय योग नमन आघूर्ण कहलाता है। काट पर प्रवाम दिशा में लगने वाला बल आघूर्ण धनात्मक तथा प्रदक्षिण दिशा में लगने वाला बल नेगेटिव होता है। बस वही बात हो गई, ऊपर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बस। अब इसमें क्या था, कर्तन बल और आपका नमन आघूर्ण वर्क एक ही तरीके से करते हैं, बस इसमें क्या कह रहा है, इसको लैंग्वेज को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। काट पर प्रवाम दिशा में लगने वाला बल, प्रवाम दिशा मतलब कि आपका एक ही दिशा में, आघूर्ण पॉजिटिव तथा प्रदक्षिण दिशा में, मतलब कि इसके अलग दिशा में, प्रवाम दिशा और प्रदक्षिण मतलब कि एक दिशा में फिर उसकी दूसरी दिशा में। अगर एक दिशा में लग रहा है, ठीक है, नीचे की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव, और ऊपर की ओर लग रहा है तो अगर हम प्रवाम दिशा समझते हैं तो प्रवाम दिशा हो जाएगी आपकी नीचे की ओर, सॉरी ऊपर की ओर, और प्रदक्षिण दिशा हो जाएगी आपकी नीचे की ओर। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रवाम दिशा, प्रवाम दिशा जो है ये आपका ऊपर की ओर है, और प्रदक्षिण दिशा ये आपका नीचे की ओर है। अगर आपका ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, ठीक है, अगर आपका नीचे की ओर है तो नेगेटिव। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं भार, कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण में संबंध। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आपकी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब इसके बारे में बात करते हैं। माना किसी धरन AB पर W न्यूटन इंटू मीटर का बल लग रहा है, समविपरीत भार लग रहा है। इस धरन के एक सिरे A से X दूरी पर धरन का एक बहुत छोटा भाग CD मान लेते हैं, जिसकी लंबाई X है। मतलब कि ये क्या कह रहा है, UDL यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है यहाँ पर। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ये इस तरीके से। तो इसके A बिंदु से X की डिस्टेंस पर एक बल लग रहा है, और छोटा भाग यहाँ से यहाँ तक दूसरा B से जितनी दूरी यहाँ से यहाँ X है, B से यहाँ भी X मान लेते हैं, और बीच की दूरी को हम dx मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है। तो यहाँ पे भी आपकी x, यहाँ पे x1 या x2 नाम दे सकते हो समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फोर्स काम कर पा रहा है। अब क्या है, अगर इसमें हम बेंडिंग मोमेंट या फिर कर्तन बल देखेंगे तो इस तरीके से काम करेगा। फोर्स लग रहा है, ये आपका हो जाएगा प्रवाम दिशा, ये हो जाएगी आपकी प्रदक्षिण दिशा। इस तरीके से, मतलब कि आपको इस तरीके से घुमाने का प्रयास इसमें कर रहा है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर पा रहा है। तो अब इसमें सिग्मा Fy = 0, क्योंकि इसमें कुछ समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। सिंपल सा जो इसमें लिखा है, आप अगर उसी को बढ़िया तरह समझ लेते हैं तो आप अगर वही चीज़ें आप रख देते आते हैं
तो आप अच्छे तरह समझ जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो आपका सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अब एफ माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स ओ माइनस एफ इंटू एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ माइनस डब्ल्यू डी एक्स माइनस का एफ माइनस डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस का डब्ल्यू डी एक्स इक्वल टू एफ डी एफ डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का डी एफ ऑन डी एक्स। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। सिग्मा एम इक्वल टू 0 एम प्लस एफ इंटू डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 माइनस का एम प्लस डी एम इक्वल टू 0। एफ इक्वल टू डी एक्स माइनस डी एम इक्वल टू 0। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, एफ इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। बाहर कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण में हमारा ये इसका रिलेशन मिला जाके, तो कर्तन बल है, कर्तन बल आपके नमन आघूर्ण और भार लगने वाला भार है जो उसके बराबर है, ठीक है। अब बात करेंगे भार, लोड कितने प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। लोड जो है आपका सबसे पहला है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या है, अगर आप कोई धरन है या फिर कोई बीम है, जैसे कि आप छत पे हो, छत पे आप खड़े हो, तो आप एक पॉइंट लोड की तरह ही काम कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल था पॉइंट लोड का, समझ गए। आप छत पर खड़े हो और छत पर आप सिंपल सा खड़े हो, तो आप एक पॉइंट लोड की तरह ही काम कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये यूडीएल, इसको स्मॉल में लिखेंगे यूडीएल, ठीक है। यूडीएल क्या है, यूडीएल ये हो जाता है कि आप उसके ऊपर, छत के ऊपर आप कोई, जैसे कि आप लगातार ईंटें बिछा दो, ठीक है, और ईंटें बिछाने के बाद उसके ऊपर खड़े हो जाओ, तो ये आपका यूडीएल इस तरीके से वर्क करेगा। यूडीएल जो है आपका पूरी छत पे भी काम करेगा, आधी छत पे भी काम करेगा और आपका बीम पे भी काम करेगा। एग्जांपल है, जैसे कि अगर कोई यूडीएल जो है पूरी छत में लग रहा है, जिसकी मैंने यहाँ पे शो करके रखा है, पूरी छत में लग रहा है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से चेंजेस होगा, मतलब कि यूडीएल जो है, आप अगर यूडीएल है, आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको इसमें कितना लोड आ रहा है बिल्डिंग पे, अगर इसको कैलकुलेट करना है, तो आपको यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपका लोड निकल पाएगा कि हमारी बीम या हमारी बिल्डिंग पे इतना लोड आ रहा है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, मतलब यूडीएल से पॉइंट लोड में कोई भी लोड है तो आपको उसे पॉइंट लोड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब जैसे कि कोई लोड है, ये यूडीएल लग रहा है, तो ये बीम की लंबाई जो L है और उसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो W है, ठीक है। तो इसकी एरिया क्या होगी, एरिया कितनी एरिया पे लोड लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे, A इक्वल टू डब्ल्यू एल, एरिया इक्वल टू W इंटू एल, जो हमारा लोड लग रहा है और इसकी लंबाई है, इसको निकाल लेंगे तो A इक्वल टू डब्ल्यू एल मतलब कि चेंज टू पॉइंट लोड, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इसको किलो न्यूटन इंटू मीटर में लिखेंगे। अब बात करेंगे, अगर जैसे कि कोई आपका ये जो बीम है, बीम के ऊपर जैसे कि बीम है, बीम के ऊपर आधी जगह पर, मतलब आपकी आधी छत पर लोड लग रहा है, तो क्या करेंगे आप, तो इससे यहाँ से यहाँ तक A मान लेंगे, जिसमें जितने में लोड लग रहा है ये W मान लेंगे। तो यहाँ पर किलो न्यूटन इंटू किलो इंटू न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो A, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम B मान लेंगे। तो जो हमारा निकल के आएगा वो A इंटू बी इंटू WL निकल के आएगा, ओके दोस्तों। अब बात करेंगे वेयरिंग लोड। वेयरिंग लोड क्या होता है, वेयरिंग लोड जो है वो होता क्या है, मतलब कि एक स्थान, अगर वेयरिंग लोड वो होता है कि जैसे कि एक बीम है, यहाँ पे 0 किलो न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ से लगातार लोड बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे आपका हाई हो गया। जैसे कि अगर आप छत पे खड़े हो, ठीक है, छत पर यहाँ एक कोने में बिल्कुल 0 है, उसके बाद एक आदमी खड़ा हो गया, फिर 2 आदमी खड़ा हो गया उसी लाइन पे, उसके बाद 3 आदमी खड़ा हो गया, 5 आदमी खड़ा हो गया, 10 आदमी खड़ा हो गया। तो एक मोमेंट पर 0 और एक मोमेंट पर आपका बहुत हाई लोड लग रहा है, तो उसे हम बोलेंगे वेयरिंग लोड। समझ गए आप लोग दोस्तों। तो वेयरिंग लोड को भी हम, अगर इसका वेयरिंग लोड निकालेंगे तो वेयरिंग लोड को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो वेयरिंग लोड किस तरीके से, इस स्थिति में भी लग सकता है, पूरी एरिया पे भी लग सकता है, आधी एरिया पे लग सकता है, ठीक है, और बिल्कुल पॉइंट लोड की तरह यहाँ पे हाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इस कंडीशन में भी लग सकता है। तो इस कंडीशन में अगर हम
वेयरिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारी डिस्टेंस L है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लोड आ रहा है वो हमारा W किलो न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ब्रेथ कितनी हो जाएगी L और हाइट कितनी हो जाएगी W। A इक्वल टू हाफ B इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट, तो हाफ L इंटू W, A इक्वल टू WL अप बाई 2, ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, मतलब वेयरिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने पर। अब इसकी बात करते हैं तो इसका भी हाफ हो जाएगा, अगर हाफ पे है तो इसका हाफ हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरी कंडीशन है, ये दोस्तों आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी ना कभी आपको पूछा जाता है कि अगर ये लोड आ रहा है, इतना लोड, क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर कोई, जैसे कि यही क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर एक बीम है, बीम के ऊपर इस तरीके फिगर बना के दे दिया और यहाँ पे लोड लग रहा है, W1 इतना है, तो इसका पॉइंट लोड कितना होगा दोस्तों, ये बताइए। ये क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले इस तरीके से सोल्यूशन रहेगा इसका, एरिया A1 निकालने के लिए B इंटू एच, बी कितना है, ब्रेथ मतलब बेस हमारा A, पहले एक पार्ट का निकालेंगे, ये एक पार्ट का है और ये दूसरे पार्ट का है, पहले ए का निकालेंगे फिर बी दूसरे का निकालेंगे। A1 इक्वल टू बी इंटू एच, A1 ये है, फिर उसके बाद W1 है, तो एरिया 1 निकल आएगा W1 इंटू A1, ठीक है। और दूसरे का निकालेंगे A2 इक्वल टू बी इंटू W1, तो A2 इक्वल टू बी W1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा पूरा एरिया कितना निकलेगा, W1 A1 प्लस B2। ओके दोस्तों, इस तरीके से आपका बेयरिंग लोड, UDL, इसको पॉइंट लोड में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो जो है बहुत लेंदी हो चुकी है, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे पढ़ने में। अगर मैं एकदम 1-2 घंटे की वीडियो बना दूं तो आप लोग खुद बोर हो जाओगे, ठीक है। तो अब तक ये वीडियो यहाँ तक समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो जो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स पे डिपेंड होगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो इसी सब्जेक्ट पर होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स, इससे भी क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।